साथियों नमस्कार। तो आज की क्लास इतिहास की क्लास है। तो इतिहास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का अध्ययन इस समय कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में जो देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। विस्तार के साथ साथ हम लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो विकास का क्रम था उसकी चर्चा की थी। उसमें प्राक हड़प्पा सभ्यता क्रम में, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, फिर हड़प्पुत्र सभ्यता, इन तीनों का क्रमबद्ध हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन में हम लोगों ने देखा था कि प्राक हड़प्पा से सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन से स्थल में, जैसे हम लोग अफगानिस्तान के विषय में देखा था, उसके बाद भारत के विषय में देखा, पाकिस्तान के विषय में देखा था। उसके बाद हम लोग आज उसी के अंतर्गत प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पूरा स्थल है उसका अध्ययन हम मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, ताकि समझने में आसानी रहे, आप लोग परीक्षा में अच्छे से सॉल्व कर सके। तो आइए हम लोग क्लास से आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पूरा स्थल है, महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, उसमें भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत जो क्षेत्र है वहाँ पे प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल पाए गए हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता की जो है, जो नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता के काल तक जो बीच का संक्रमण का काल था उसे प्राक हड़प्पा कहा गया। तो उसी के अंतर्गत जो हमें पूरा स्थल मिले हैं उनमें पाकिस्तान में मिला है, उसके बाद भारत में। पाकिस्तान और भारत में जो पूरा स्थल मिले हैं उनमें देखते हैं जो इन दो देशों में मिला है। पाकिस्तान में दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां से प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल है। उसमें जो क्रमवार बात करें तो अगर हम ऊपर से समझें तो जो पाकिस्तान का सिंध का क्षेत्र है, सिंध नदियों के किनारे प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तो स्थल मिले हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, यहाँ से भी प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं। अगर हम सिंध क्षेत्र की बात करें, सिंध क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उसमें कौन सा है? पहला है आमरी। पहला कौन सा है? आमरी। उसके बाद है कोटदीजी। हमें इन स्थलों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत समझ के पढ़ना है। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है या नहीं है। आपको आंसर ऑप्शन दे देगा, उसी में आपको आंसर ढूंढना होगा। तो आपको एक एक अच्छे से समझना है ताकि समझ में आ जाए। तो उसमें आइए देखते हैं सिंध क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिसमें पहला है आमरी, उसके बाद कौन सा है? कोटदीजी। ठीक, सिंध क्षेत्र में दो है, आमरी और कोटदीजी। उसके बाद चर्चा करते हैं बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान का एक प्रांत है, बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान का ही एक प्रांत है। तो वहां पे जो महत्वपूर्ण स्थल है उसकी चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा के अंतर्गत आइए देखते हैं, उसमें क्रमवार देखेंगे, मतलब एक सिस्टम से देखेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। ये जो स्थल हमने पॉइंट किया है, बिंदुवार किया है, ये अनुमानता है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट के हिसाब से अनुमानता है कि यहाँ स्थित हो सकता है। उसमें देखते हैं आपका बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान का। उसके बाद यहाँ पे एक स्थल है कुल्ली। पहला क्या है? कुल्ली। ये प्राक हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद कुल्ली के बाद क्वेटा, यह भी है। उसके बाद एक जॉब नामक स्थल है, यह भी है। उसके बाद एक नाल स्थल है, यह भी है। उसके बाद देखते हैं एक माही स्थल है, प्राक हड़प्पा स्थल है। उसके बाद आपका मेहरगढ़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद आपका है किले गुल मोहम्मद, यह भी प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है स्थल है। उसके बाद एक है अंजीरा। जितने भी स्थल हैं हमने बताया, चाहे आपका कुल्ली हो, फिर ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका कुल्ली हो, चाहे कोयटा हो, चाहे जॉब हो, चाहे नाल हो, चाहे मेही हो, मेहरगढ़ है, किले गुल मोहम्मद है, अंजीरा, ये जितने क्षेत्र हैं प्राक हड़प्पा से संबंधित, ये सारे के सारे बलूचिस्तान क्षेत्र में
स्थित है। उसके बाद आइए हम अब भारत के अंतर्गत चलते हैं। भारत में देखते हैं कि कौन कौन से स्थल हैं जो किन राज्यों में पाए गए हैं। उसमें अगर हम क्रमवार चर्चा करें कि क्रम से ही पढ़ने में आसानी रहेगी, ऊपर नीचे जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। उसमें क्या है, पहला पंजाब, सबसे ऊपर क्या है आपका पंजाब क्षेत्र है। पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत जो भारत में स्थित है, ये भारत का क्षेत्र पंजाब है, पाकिस्तान का नहीं, ये भारत का ही है। भारत में जो पंजाब है वहां से प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। पहला कौन है, रोहिला, पहला स्थल कौन सा है, रोहिला स्थल है। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मसूर सना, मसूर सना, यह दोनों, चाहे आपका रोहिला है या मसूर सना है, यह दोनों स्थल जो भारत के पंजाब में स्थित है, यह दोनों स्थल प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद और समझते हैं, उसके नीचे आपका राजस्थान है। राजस्थान के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्राक स्थल स्थित है। उसमें आपका एक सोथी है, सोथी जो कि पूरी एक संस्कृत ही है, ठीक, यह भी एक स्थल है। उसके बाद कालीबंगा, एक कालीबंगा आपका जो राजस्थान में स्थित है, यह भी प्राक हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जो कालीबंगा है यह प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद उसके थोड़ा नीचे आते हैं, राजस्थान के नीचे, राजस्थान के नीचे आपका गुजरात क्षेत्र है, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है उसको देखते हैं। गुजरात के अंतर्गत जो पहला महत्वपूर्ण है कौन सा है, पादरी, कौन सा है, पादरी स्थल है। उसके बाद कौन सा है, कुंतासी। उसके बाद आपका है धौलावीरा, धौलावीरा, ये जो तीनों स्थल हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका हरियाणा, हरियाणा राज्य में चलते हैं। हरियाणा राज्य के अंतर्गत कई ऐसे स्थल हैं जो खुदाई के दौरान मिले हैं, जहां से हमें प्राक हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो शुरुआती दौर है, जो 3200 से 2600 ईसा पूर्व के लगभग है, जो वहां से प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। उनमें कई पूरा स्थल हैं, जिनमें आपका है, एक है भिरना, एक है भिरना स्थल है। उसके बाद आपका है बनावली, बनावली है। उसके बाद आपका है बालू, ये भी प्राक हड़प्पा स्थल है। उसके बाद आपका है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। उसके बाद आपका है कुणाल। उसके बाद आपका है सिसवल। जितने भी स्थल हैं, जितने भी स्थल हैं, आप मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। तो जितने स्थल हमने बताए इसको आप अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ करके आपको याद करना है, समझने में आसानी होगी, इसलिए हमने मानचित्र बना दिया। तो यहाँ पे जितने स्थल हैं परीक्षा में पूछा जाता है। अब एक एक करके जो महत्वपूर्ण है, जितने भी स्थल हमने बताए जो इनमें महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा हम क्रमवार एक एक करके कर लेते हैं। उसके चलिए आगे इसमें देखते हैं, सिंध क्षेत्र में जो हमने दो महत्वपूर्ण स्थल बताए थे, जिसमें आपका आमरी था और आपका कोटदीजी। आइए इनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे इनकी खोज किसने की, इस वर्ष इसकी खोज हुई थी, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। इसमें देखिए, जो आपका आमरी है जो सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के, तो आमरी की जो खोज और उत्खनन, आमरी की जो खोज हुई थी कब हुई थी, 1929 ईस्वी में। आमरी जो कि प्राक हड़प्पा स्थल है, इसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी, 1929 ईस्वी में। उसके बाद इसके उत्खनन करता कौन है, एनजी मजूमदार। आमरी स्थल जो कि सिंध प्रांत में स्थित है, इसकी खोज कब हुई थी, 1929 ईस्वी में। इसके जो उत्खनन करता है कौन है, एनजी मजूमदार। ठीक, हम आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ से उत्खनन के दौरान एनजी मजूमदार को जो साक्ष्य मिले हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिला है, क्या मिला है, बारहसिंघा, बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। बारहसिंघा के साक्ष्य के बाद यहाँ पे राइनो
या गैडा, राइनो जिसे गैडा कहा गया है, वो इसकी हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। और आमरी का जो अंतिम चरण है, आमरी का जो अंतिम चरण अर्थात जो हड़प्पा जो हड़प्पा सभ्यता के निकटतम है, अंतिम चरण है, वहां से तो क्या मिला है, झूकर या झागर संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। आमरी से के अंतिम चरण से झूकर या झाकर संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम आमरी के बाद चर्चा कर लेते हैं कोटदीजी का। आमरी के बाद चर्चा कर लेते हैं कोटदीजी का। यह जो स्थित है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कोटदीजी सिंधु नदी के किस किनारे स्थित है, आपका बायां, जो बायां तट है वह उस पर स्थित है। उसके बाद अगर हम इसके खोज कब हुई थी और खोजकर्ता की बात करें, जो कोटदीजी है उसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी, 1955 ईस्वी में हुई थी। कोटदीजी स्थल की जो खोज हुई थी कब हुई थी, 1955 ईस्वी में हुई थी। और जो इनके खोजकर्ता हैं, जो खोज करने वाले हैं, उनका नाम क्या है, फजल अहमद। फजल अहमद ने 1955 ईस्वी में कोटदीजी स्थल की खोज की थी। अब देखते हैं, खोज करने के बाद जब इसकी खुदाई हुई, खुदाई के दौरान यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा के अंतर्गत देखते हैं, यहाँ से प्राक सैंधव, कोटदीजी से प्राक सैंधव और सैंधव स्थल के प्रमाण मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका कोटदीजी है, यहाँ से प्राक सैंधव और सैंधव दोनों स्थल के प्रमाण मिले हैं। ठीक, शुरुआत कोटदीजी से हुई, उसके बाद धीरे धीरे विकसित होता हुआ यह हड़प्पा सभ्यता में विकसित हुआ। ठीक, धीरे धीरे नगरी सभ्यता में विकसित हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं जो प्राक सभ्यता से संबंधित जो साक्ष्य मिले, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, क्या मिला यहाँ से, चूना पत्थर या मिट्टी की ईंटों से बना हुआ सुरक्षा दीवार। जो प्राचीन स्थल है, जो प्राक स्तर है, वहां से क्या मिला है, चूने और पत्थर तथा मिट्टी की ईंटों के बने हुए सुरक्षा दीवार मिला है। उसके बाद जो दूसरा यहाँ से मिला है, सुनियोजित सड़कें मिली हैं। यहाँ से कोटदीजी से जो प्राक सैंधव स्थल है, वहां से क्या मिली है, सुनियोजित सड़कें मिली हैं और सुनियोजित मकान मिले हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कोटदीजी, जिसकी खोज जो 1955 में हुई थी, फजल अहमद ने किया था, वहां से जो साक्ष्य मिला, चूना पत्थर और मिट्टी की जो ईंट है उनको बनाई गई थी, जो सुरक्षा दीवार मिला है वहां से। उसके बाद यहाँ से कोटदीजी से एक सुव्यवस्थित सड़कें मिली हैं और सुनियोजित तरीके से बसाया गया यहाँ से मकान मिले हैं। उसके बाद चलते हैं, हमने सिंधु क्षेत्र की चर्चा कर ली, जो 2 मिले हैं। उसके बाद अब आते हैं बलूचिस्तान क्षेत्र में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में जो प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल है, अब उसकी चर्चा करते हैं। उसके अंतर्गत हम देखते हैं मेहरगढ़ जो प्राक सैंधव का सबसे प्राचीन स्थल है। मेहरगढ़ जो हमने यहाँ पे देखा, आपका जो मेहरगढ़ है, यहाँ से प्राक सैंधव का सबसे प्राचीन स्थल प्राप्त होता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए प्राक सैंधव का सबसे प्राचीन स्थल कहाँ है या कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मेहरगढ़। कौन सा है, मेहरगढ़। उसके बाद अगर हम इसके डेट की बात करें कि यह कितना वर्ष पुराना है, भाई सबसे प्राचीन है तो कुछ उसकी टाइमिंग होगी, तो यह लगभग 7000 ईसा पूर्व। ठीक, 7000 वर्ष पुरानी है। कितनी वर्ष पुरानी है, 7000 वर्ष पुरानी है। इसीलिए इसे प्राक सैंधव स्थल का सबसे प्राचीन स्थल बताया गया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं जो हमें साक्ष्य मिला है,
मेहरगढ़ से जो हमें साक्ष्य मिला, सैंधव सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है। भाई अगर ये सबसे प्राचीन है, जो खोजी गई है, तो यहाँ से कुछ न कुछ प्रमाण मिला होगा। तो क्या मिला यहाँ से? सबसे प्राचीन स्त्री की मूर्ति मिली है। ठीक, हम लोगों ने समझ लिया कि सिंध क्षेत्र में आमरी और कोटदीजी का अध्ययन किया, उसके बाद बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़ की चर्चा कर ली। अब देखते हैं थोड़ा यहाँ पे बलूचिस्तान में और जो क्षेत्र है उसकी चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा के अंतर्गत आइए देखते हैं, जो बलूचिस्तान क्षेत्र में हमने देखा, यहाँ पे मेही नामक स्थल जो है, तो यहाँ पे मेही है। तो मेही के अंतर्गत क्या क्या मिला है उसकी चर्चा करेंगे। तो मेही से आपको मिला कि जो एक कब्र मिला है जहाँ पे व्यक्तियों को दफनाया जाता था, उसे कब्र कहा गया। तो कब्र से क्या मिला? सिर रहित एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके ऊपर सर नहीं है। ठीक, सिर रहित स्त्री की आकृति युक्त ताम्र दर्पण मिला है, तांबे का शीशा मिला है जिससे देखा जाता था सर। तो यहाँ पे फिर ध्यान देते हैं कि मेही के कब्र से सिर रहित की आकृति से युक्त ताम्र दर्पण मिला है, जो परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं अगला है जो कुल्ली है, जो प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, उसमें क्या क्या मिला है उसकी चर्चा करते हैं। कुल्ली के अंतर्गत क्या है? मृदभांड अत्यधिक अलंकृत है। कुल्ली नामक स्थल से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृदभांड का अर्थ क्या? मिट्टी के बनाए हुए बर्तन। तो यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो काफी सजावट में है, काफी अलंकृत है। ठीक, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आगे देखते और क्या मिला यहाँ से। सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह गोल बड़ी आंखों और लंबा खिंचा सिर वाला वृषभ मिला है। वृषभ अर्थात बैल। यहाँ से सबसे विशिष्ट जो एक वृषभ मिला है, जो बैल का साक्ष्य मिला है, उसकी आकृति कैसी है? उसकी जो आकृति है, उसकी जो आंखें हैं काफी बड़ी हैं, गोल है। उसके बाद इसका जो सिर है काफी खींचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे बड़ी गोल आंखें वाली, लंबा सिर खींचा हुआ एक वृषभ का साक्ष्य मिला है। उसके बाद देखते हैं जो अगला साक्ष्य मिला है कुल्ली से, यहाँ से क्या मिला है? कुछ पशु मूर्तियों के पैरों के नीचे पहिए लगाने का साक्ष्य मिला है कुल्ली से। और जो साक्ष्य मिला है, क्या क्या मिला यहाँ से? यहाँ से मिला है कि कुछ जो पशु हैं उसका साक्ष्य मिला, उसके पैर के नीचे, पशुओं के पैर के नीचे पहिए लगाए गए, मतलब खिलौने के टाइप में जो मिला है। तो यहाँ से मिला है कि कुछ पशु मूर्तियों के पैरों के नीचे पहिए लगाने का साक्ष्य आपका कुल्ली से मिला है। तो हम लोगों ने देखा कुल्ली में। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं जो एक नाल है, ये भी बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इसकी जो खोज और उत्खननकर्ता की बात कर लेते हैं। जो नाल पूरा स्थल है, इसकी खोज 1925 और 26 ईस्वी में की गई थी। कब हुई थी? 1925 और 26 ईस्वी में नालपुरा स्थल की खोज हुई। तो इसके जो खोजकर्ता है या उत्खननकर्ता की बात करें तो कौन है? यचहर ग्रिप्स। क्या नाम है इनका? यचहर ग्रिप्स। यचहर ग्रिप्स ने नालपुरा स्थल का उत्खनन कार्य किया था। उसके बाद उत्खनन के बाद यचहर ग्रिप्स को क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, आइए उसको क्रमवार देख लेते हैं। तो साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग आइए देखते हैं। तो साक्ष्य में नवपाषाणिक चरण से 2 प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिलता है। क्या मिला है? यहाँ से नवपाषाणिक स्थल से 2 प्रकार के जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिला है। यचहर ग्रिप्स को जो नाल प्राक हड़प्पा सभ्यता है वहां से 2 प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं। तो यहीं से ही, नाल से ही सीढ़ीदार खेतों में छोटे बांधों
और नहरों द्वारा जल की आपूर्ति की जाती थी। नाल से ऐसा साक्ष्य मिला है जहां से खेतों को सींचने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए गए थे, छोटे छोटे बांध बनाए गए और नहरों के द्वारा नहरें बनाई गई थी, उसके माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती थी। उसी का साक्ष्य यहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है? नाल से मिला है। उसके बाद देखते हैं और क्या मिला है। अगले बिंदु पे गरुड़ की आकृति वाली सेलखड़ी के मुहर मिली है। सेलखड़ी जो एक मुहर, जो पत्थर है जिसपे मुहरें बनाई जाती थी, आसानी से बनती थी, तो सेलखड़ी की मुहर मिली है। उस पे किसकी आकृति बनी है? गरुड़ की आकृति बनी है। गरुड़ की आकृति बनी है, तो गरुड़ की जो आकृति बनी है वह अपने पंजों में सांप को दबाए हुए है, सांप को दबाए हुए है। एक बार फिर देख लेते हैं। नाल नामक पुरास्थल से सेलखड़ी की बनी हुई जो मूर्ति मिली है, उस पे जो आकृति बनी है, आकृति किसकी बनी है? गरुड़ की बनी है। गरुड़ गरुड़ के पैर में, गरुड़ अपने पैर में एक सांप को दबाए हुए दिखाया गया यहाँ से। ठीक, आइए देखते हैं अगले बिंदु पे। यहाँ से नाल से पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान का साक्ष्य मिला है। और वो भी कहाँ से मिला है? जो मकान बनाए गए हैं, मकान के फर्श के नीचे से। ठीक, यहाँ से नाल से जो समाधान थे, जो पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान। ठीक, अब पूर्ण समाधान क्या है? पूर्ण समाधान जैसे व्यक्ति को गड्ढा खोद करके जो कब्र बनाया जाता है, पूरी तरीके से उसको वहां पे दफना दिया जाता था। लेकिन जो आंशिक समाधान है, इसके अंतर्गत क्या करते? पहले शव को खुले मैदान में छोड़ देंगे। खुले मैदान में छोड़ने के बाद जब जो पशु हैं, जो पक्षियां हैं, जब उसे खा लेंगे, जब थोड़ा उसका अंश बचेगा, तो उसी अंश को ले जा करके दफना देते हैं। इसे ही आंशिक समाधान कहा जाता है। तो पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान को हम लोगों ने समझा। इसके अंतर्गत जो समाधान है, कहाँ से मिले साक्ष्य? नाल से मिला, जो प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, जो मकान है उसके फर्श के नीचे से मिला है। उसके बाद आते ही एक संस्कृत है, जाप संस्कृत। ठीक, जाप संस्कृत है जो बलूचिस्तान क्षेत्र में ही स्थित है। अब उसके अंतर्गत आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण स्थल है। उसमें आपका है जाप संस्कृत के अंतर्गत जो है राणा गुंडई, राणा गुंडई जो पहला स्थल है, पेरियानो गुंडई जो दूसरा स्थल है, उसके बाद डाबरकोट। ये तीनों स्थल की बात करें, पूछा जाता है जॉब संस्कृत के अंतर्गत कौन सा स्थल है, तो आपका आंसर यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको जो आएगा उसमें आपका राणा गुंडई है, पेरियानो गुंडई है और डाबरकोट। ये तीनों जो स्थल हैं जॉब संस्कृत के अंतर्गत स्थित है। जॉब संस्कृत कहाँ पे है, कहाँ मिली है? ये बलूचिस्तान क्षेत्र में मिली है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिलता है। तो राणा गुंडई की बात करें तो राणा गुंडई जो स्थल है, जो जॉब संस्कृत से संबंधित है, अगर इसके उत्खनन की बात करें, उत्खनन के अंतर्गत यहाँ पे जो उत्खनन करता है ब्रिगेडियर रास, तो इतिहास का जो उत्खनन करता है, ठीक, जो पुरातत्ववेत्ता है, उनका नाम क्या है? ब्रिगेडियर रास। ब्रिगेडियर रास ने राणा गुंडई स्थल का उत्खनन किया। उत्खनन के दौरान इन्हें मिला है भेड़ और गधे की हड्डियां, भेड़ और गधे की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद क्या मिला है? इनको एक और चीज मिली है, जो मिट्टी के बर्तन थे, मृदभांड थे, उस पर गेहूं के बाल के साक्ष्य मिले हैं। रास महोदय को जॉब संस्कृत के अंतर्गत जो राणा गुंडई क्षेत्र है, वहां से क्या मिला है? गधे और भेड़ की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। वहां से उनको एक मिट्टी का बर्तन मिलता है। रास महोदय को एक मिट्टी का बर्तन मिलता है, जिस मिट्टी के बर्तन पर गेहूं के जो बाल है उसके साक्ष्य मिलता है, उसका साक्ष्य मिलता है। उसके बाद डाबरकोट की बात करें
डाबर कोट से जो हमें साक्ष्य मिला है, क्या मिला है? तांबे का एक टूटा प्याला। प्याला मतलब गिलास टाइप कुछ रहा होगा, ठीक। किसका है? तांबे का एक टूटा हुआ प्याला मिला है। उसके बाद जो दूसरा साक्ष्य मिला है डाबर कोट से, क्या है? सोने की पिन। सोने की पिन, सोने की पिन और तांबे का एक टूटा हुआ प्याला, ये दोनों साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? डाबर कोट, ठीक, डाबर कोट से मिला है। उसके बाद अगले पुरस्थल की बात करें, अगला जो पुरस्थल है वह है गुमला। यह पुरस्थल है गुमला। गुमला जो पुरस्थल है यह भी बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगर इसके हम साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से सींग वाले देवता का मृदभांड अंकन मिला है। अर्थात अगर हम समझें इसे तो क्या है, मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी का जो बर्तन है उस पर सींग वाले देवता का अंकन मिला है। अर्थात जो मिट्टी का बर्तन है उस पर सिंह वाले देवता को उकेरा गया है या उस पर छापा गया है। तो अगला आगे देखते हैं, जो और महत्वपूर्ण स्थल है उसमें है आपका रहमान ढेरी। रहमान ढेरी जो प्राक हड़प्पा स्थल है वह किस नदी के किनारे स्थित है? गोमल नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गोमल नदी के तट पर स्थित है। गोमल नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद यहाँ से क्या मिला है? एक व्यापारिक तंत्र मिला है। व्यापारिक तंत्र जो मध्य एशिया से स्थापित होता है। अर्थात अगर हम बात करें, जो रहमान डेयरी है जो गोमल नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से व्यापार करने का, जहाँ से व्यापारी आते थे, रुकते थे, फिर वहां से अपनी यात्रा को लेके जाते थे। यह मध्य एशिया, जो मध्य एशिया है उससे संबंध स्थापित करता था। अर्थात यह भारत या बलूचिस्तान और मध्य एशिया के बीच की कड़ी था, वह उस मार्ग पर स्थित था। कौन था? रहमान ढेरी, ठीक। आइए देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत, सिंध प्रांत के बाद बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों में जो हमने पुरास्थल देखे उनकी चर्चा हम लोगों ने क्रमवार अच्छे से कर ली। जो जो साक्ष्य मिले, इनके उत्खननकर्ता कौन कौन है, इसका उत्खनन कब हुआ, उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। तो आइए देखते हैं अब भारत में इसे हम लोगों ने देखा था कि पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, फिर हरियाणा, इन क्षेत्रों में जो जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसको हमने मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझ लिया था। आइए जो महत्वपूर्ण यहाँ से साक्ष्य मिले हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कालीबंगा। जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा, यह कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो राजस्थान से जो कालीबंगा स्थल मिला है, यह कौन सा है? प्राक हड़प्पाई स्थल। जो प्राक हड़प्पाई कई चढ़ यहाँ से मिले हैं। जो प्राक हड़प्पाई चढ़ है यहाँ से दुर्गीकड़ा का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला है? दुर्गीकड़ा, अर्थात जो नगर बनाए गए थे, जो वहां पे आवास बनाए गए थे, उसकी सुरक्षा करने के लिए जो दुर्ग बनाया गया, किला बनाया गया, ठीक, उसका साक्ष्य मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं जो साक्ष्य यहाँ से मिला है दुर्गीकड़ा का, तो जो ईंट वहां पे प्रयोग की गई वह ईंट किसकी बनी थी? तो वह ईंट पक्की ईंटों की नहीं थी। जो रक्षा प्राचीर बना है, जो उसका निर्माण हुआ, जो दुर्ग वहां पे बना है, वहां पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे रक्षा प्राचीर बनाया गया है, परीक्षा में पूछा जाता है कि कालीबंगा जो प्राक हड़प्पाई स्थल है उस चरण से जो दीवार बनाई गई है कौन सी ईंटों की बनी है? तो आपका आंसर होगा कच्ची ईंटों का बना है। और ये जो इसका अनुपात है ईंटों का 3:2:1, ठीक। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो ईंटों का अनुपात था, जो कच्ची ईंटों का है, उसका अनुपात क्या है? 3:2:1, ठीक।
यहाँ पे देखिए। और उसके बाद कालीबंगा से जो बस्ती की बनावट है, जो बस्तियां, जो लोगों ने अपने घर को बनाया था, जो बस्तियां बसाई थी, उसका आकार का अगर उसके आकार की बात करें, जो उसका आकार है समानांतर चतुर्भुज। कालीबंगा से जो प्राक हड़प्पाई स्थल जो चढ़ा है, वहां से जो बस्तियां बसाने का जो एक नक्शा था, जो साक्ष्य मिला है, कैसा उसका आकार है, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के आकार में वहां पे बस्तियां बसाई गई थी। उसके बाद कालीबंगा से और जो साक्ष्य मिला है, और साक्ष्यों में यहाँ से जो मकान मिले हैं, वहां से तंदूर का साक्ष्य मिला है, तंदूर का साक्ष्य। उसके बाद अगले चरण की बात करते हैं। प्राक हड़प्पाई चरण से या काल से जौ की खेती का साक्ष्य मिला है। जौ की खेती का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। उसके बाद आते हैं सोथी संस्कृत। सोथी संस्कृत यह भी राजस्थान में स्थित है। ठीक, अब सोथी संस्कृत के अंतर्गत देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ पे है। जो सोथी संस्कृत स्थित है वह वह राजस्थान में है। कहाँ पे हमने बताया, राजस्थान में है। दो नदियां हैं, एक घग्घर है, एक घग्घर है और दूसरी चौतांग है। घग्घर और चौतांग नदियों का जो मैदानी भाग है, वहां पे सोथी संस्कृत स्थित है। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं इसके। हम जो खोज करता है उसकी चर्चा करते हैं। अब थोड़ा जो इनके खोज करता है, थोड़ा नाम इनका टेढ़ा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ल्यूइगी पियो टेससीटोरी। ठीक, फिर ध्यान दीजिए, ल्यूगी पियो टेससीटोरी। इन्होंने सोथी संस्कृत की जो था उसकी खोज करता है। ठीक, अब उत्खनन करते की बात करें, खोज तो इन्होंने कर दी। ठीक, अगर इसके उत्खनन की बात करें तो यहाँ पे अमलानंद घोष, अमलानंद घोष है जो सोथी संस्कृत है, उसी का उत्खनन किया था। अगर उत्खनन की बात करें तो अमलानंद घोष ने ही जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसकी समानता के आधार पर अमलानंद घोष को खुदाई के दौरान जो मिट्टी के बर्तन मिले, उसी की समानता के आधार पर ही इसे सोथी संस्कृत नाम देते हैं। नाम के बाद जो सोथी संस्कृत है, इसे प्राक हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित करते हैं। अर्थात फिर देख लेते हैं, अमलानंद घोष मृदभांडों की समानता के आधार पर सोथी संस्कृत को प्राक हड़प्पाई संस्कृत बताया है। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद अगले देखते थे। अगले में आपका है हरियाणा। हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में चलने के बाद यहाँ पे जो आपका सिसवल क्षेत्र है, यह जो आपका क्षेत्र है, यह सोथी संस्कृत के समरूप है। तो सिसवल क्षेत्र है वह जो आपका ये सोथी संस्कृत है, इसी संस्कृत के समरूप समानता है, समरूप है। तो हम लोग आज चर्चा जो किए हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल थे, उसकी चर्चा हम लोगों ने मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझी। यहाँ पे जो पाकिस्तान में स्थित स्थल थे, पाकिस्तान में दो क्षेत्रों में स्थित थे, जिसमें आपका एक सिंध क्षेत्र है, दूसरा आपका बलूचिस्तान क्षेत्र है। इनमें जो महत्वपूर्ण थे स्थल थे, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। उसके बाद भारत में स्थित जो राज्य थे, जैसे आपका पंजाब क्षेत्र है भारत का, फिर राजस्थान क्षेत्र है, फिर आपका गुजरात क्षेत्र है, उसके बाद फिर हरियाणा क्षेत्र है। तो हम लोगों ने जो जो महत्वपूर्ण स्थल थे, उनके विषय में जो उत्खनन के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं, उनके उत्खननकर्ता क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, उसमें हम लोगों ने एक एक करके अध्ययन किया। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। मानचित्र है, यहाँ पे समझने में आसानी। इसी तरीके से मानचित्र के माध्यम से इतिहास को समझना सबसे आसान। जैसे ज्योग्राफी को मानचित्र के माध्यम से जब हम समझते हैं तो समझने में आसानी होती है। ठीक, वैसे तो हम रट लेंगे तो भूल जाता, लेकिन अगर मानचित्र को एक बार
हम समझ लेंगे क्रमवार तो आपको जल्दी भूलता नहीं। अगर ऐसे इसे हम जो आपको अभी हम मानचित्र के माध्यम से समझाए हैं, अगर इसे हम सीधा सीधा लिखा देते कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में आमरी कोटदीजी है, उसके बाद बलूचिस्तान क्षेत्र में आपका कोयटा है, कुल्ली है, जौब है, नाल है, तो मेही, मेहरगढ़ किले, गुल मोहम्मद और जीरा, अगर एक क्रम से लिखा देते तो आप भूल जाते। ठीक, लेकिन हमने कोशिश की मानचित्र के माध्यम से एक एक करके आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इसीलिए हमने मानचित्र के माध्यम से आपको समझाया। उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद पंजाब क्षेत्र, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, जो जो यहाँ पे है उसकी चर्चा हम लोगों ने की। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो जो हमने प्राक हड़प्पा सभ्यता का स्तर की बात की, फिर अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो मान के लिए 2300 से 1900 इसकी चर्चा हम लोग करेंगे ईसा पूर्व की। तो उसमें उसको भी हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से स्थल मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या सैंधव सभ्यता से संबंधित है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।